अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता है नहीं है, इस पर बड़ी चमगोइयाँ हो रही हैं, बल्कि बड़ी बातें हो रही हैं। KP के हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने 24 घंटों के अंदर अंदर ही अपनी स्टेटमेंट का रिबटल जारी किया है। कल रात उन्होंने एक प्रोग्राम में बड़े वाज़े अल्फाज में ये बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ जमहूरियत लाने वाले तमाम लोगों से उनके राब्ते हैं और हदफ बातचीत के ज़रिए इमरान खान को रिहा कराना है। उन्होंने कहा, बैरिस्टर सैफ ने इस हवाले से कि ये अरेंजमेंट है, अंडरस्टैंडिंग के साथ सब कुछ हो रहा है। कल तक कह रहे थे कि ये अंडरस्टैंडिंग है, जो रिहाई का अमल हुआ है, चाहे वो बुशरा बीबी हों या अलीमा खान साहिबा हों, इमरान खान साहब की बहनें हों, सब उसको वो अंडरस्टैंडिंग का नतीजा करार दे रहे थे। उसके बाद फिर अभी 24 घंटे गुजरे नहीं थे कि बैरिस्टर सैफ का एक वजाहती बयान आ गया कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों वाले बयान को सियाको सबाक से हट कर लिया गया। यानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते नहीं हैं या वो तस्दीक नहीं करते हैं। तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट में राब्तों वाले बयान को इसलिए 24 घंटों में मीडिया ने अपनी हेडलाइनों में जगह दी क्योंकि बुशरा बीबी की रिहाई के अलावा खान साहब की बहनों और PTI के सैकड़ों कैद कारकुन एक ही दिन अचानक अपने अपने घरों को चले गए, पहुंच गए। अब इस अचानक मूव को, ये जो एक सॉफ्ट कॉर्नर जिसको कहा जा रहा है कि सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो रहा है PTI के लिए, नाकदीन और तज्जियाकार ये किसी खुफिया डील के साथ जोड़ रहे हैं, जिसको तहरीक इंसाफ जो है वो मानने से इनकारी है। जाहिर है मौजूदा सियासी हालात में डील और इमरान खान इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसलिए तहरीक इंसाफ तो किसी डील को मानती है ना ये बात सियासी मफाद में है। ऐसी एक खबर जो है सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने इस्टेब्लिशमेंट ज़राए से वो देते हैं, वो जोड़ते हैं इस बात को कि फ़ौज के PTI समेत किसी सियासी जमात से कोई बात नहीं करेगी। वो क्या, ये सियासी जमातों का काम है कि वो सियासत पर बात करें, रियायत दें और रियायत लें। ये नाजरीन वही मौक़िफ़ है जो हम सब जानते हैं कि गुज़श्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस जो DGISPR ने की थी, उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाजों में ये बयान दिया था। अब राब्तों के ज़रिए होने वाली मुफाहमत तो हुई एक तरफ, बात शुरू करते हैं मज़ाहमत की। तो वज़ीर आला KP के गंडापुर साहब जो पहले एहतजाजों में मंजिल पर पहुंचते ही गायब हो जाते हैं, उनका मानना है कि पुरअमन रहकर बहुत मारे खा ली हैं। अब वो कह रहे हैं कि सर पर कफन बांध कर हमने निकलना है। सवाबी इंटरचेंज पर 9 नवंबर को एक बड़ा एहतजाज होगा। अब देखिए क्या कह रहे हैं गंडापुर साहब। फॉर्म 47 की मैंडेट जो हुकूमत है, इससे हमने छुटकारा हासिल करना है अवामी ताकत से। अब ये फाइनल कॉल ऐसे होगी कि मेरे ख्याल में अब सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे, क्योंकि पुरअमन रह के खाने खा के उसके बाद हमारे वर्कर गिरफ्तार हो जाते हैं, क्योंकि हम पुरअमन होते हैं। ये तो एक्सपोज हो चुकी है सबको, लेकिन मजीद कुछ कहते हैं ना, वो अबूद के भी आखिरी कील ठोकनी है। अब समझ में नहीं आता है कि तहरीक इंसाफ में एक तरफ मुफाहमत नज़र आती है तो दूसरी तरफ मुज़ाहमत के दावे भी हैं। ये बात वाज़े कैसे हो कि अडयाला जेल में कैद इमरान खान जो एक सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, गुज़श्ता चंद रोज़ से मुलाकातों के बावजूद सहाफ़ियों के साथ जो पहले वो बात किया करते थे, अपना वाज़े पैगाम सहाफ़ियों के ज़रिए देते थे, वो सहाफ़ियों के साथ उस तरीके से अब बात नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में कारकुन डील और ढील में ज़ाहिर है कन्फ्यूज़ तो हो रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के बार बार गायब होने और फिर बार बार एहतजाज की कॉल देने पर कारकुन कंफ्यूज हो रहे हैं। किसी कानूनी बदलाव के बगैर लगभग 600 कारकुनों की अचानक रिहाई पर कारकुन तो कंफ्यूज हैं। 26वीं आईनी तरमीम नामंजूर, लेकिन इसके तहत बनने वाले चीफ जस्टिस मंजूर, इस पर भी कारकुन कंफ्यूज हो रहे हैं। जिस अमेरिका पर इमरान खान रजीम ऑपरेशन का इल्ज़ाम लगाया उन्होंने, उसी अमेरिका पर PTI आज तकिया किए बैठी है, इस पर भी कारकुन कंफ्यूज हो रहे हैं। पार्टी में धड़े बंदियां हैं, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। किसकी हिकमत अमली पर काम करना है, किसकी सुननी है, इस पर भी कारकुन कंफ्यूज हैं। आखिर कारकुन ही कंफ्यूज हैं या रहनुमाओं में भी कोई कंफ्यूजन पाई जाती है? इसका बेहतर जवाब अब कोई और नहीं, वो शख्सियत आज हमारे साथ हैं जो तहरीक इंसाफ की एक बड़ी आवाज़ हैं, जो माजी में सियासी मुखालिफिन का एक हदफ तनकीद भी रहे हैं, अकेले डट कर उन्होंने मुकाबला भी किया है। वो तैमूर सलीम झगड़ा साहब हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि वाकई तहरीक इंसाफ के अंदर कोई कन्फ्यूजन है, क्योंकि जब से बुशरा बीबी की रिहाई अमल में आई है, इमरान खान साहब की बहनों की रिहाई अमल में आई है, क्यों इसको अंडरस्टैंडिंग के साथ, डील के साथ जोड़ा जा रहा है? फिर इमरान खान साहब की खामोशी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर सलीम झगड़ा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप भी जानते हैं
कि जब से बुशरा बीबी की रिहाई अमल में आई है और इमरान खान साहब की बहनें बाहर आई हैं, फिर आपने देखा कि जिस तरीके से कारकुन और कुछ एहलकारों को जिस तरीके से प्रोटोकॉल दिया अली अमीन गंडापुर साहब ने, सब इसको कह रहे हैं कि ये डील के अलावा कोई तरीका नहीं था कि तहरीक इंसाफ के लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर हो। नहीं, सच्ची बात कहूं तो पाकिस्तान में अभी ना इमरान खान ने डील माननी है और ना इमरान खान के सपोर्टर्स ने कोई डील एक्सेप्ट करनी है। जहां तक बुशरा बीबी या अलीमा खान की रिहाई की बात है, अगर आप मुझे ये कहें कि उनका जो कैद था वो जस्टिफाइड था, तो फिर उसके बाद तो हम ये बात कर सकते हैं। अगर उनका कैद ही अनजस्टिफाइड था, चाहे वो बुशरा बीबी का हो जिन पे वो गलीज इद्दत वाला केस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए और इमरान खान की इलेक्शन में सपोर्ट काम करने के लिए सौंपा गया, तो उसने तो पूरे कौम में एक डिस्गस्ट की लहर पैदा कर दी और 9 महीने वो जेल में थी। उनके बाद उनकी सेहत भी जो है वो ठीक नहीं रही, जो मेरी इंफॉर्मेशन है। और अलीमा खान का तो आप ही बता दें, उन पे चार्जेस थे कि उनके पास बारूद था, तो वो तो उनकी वीडियो मौजूद है। आपने बारूद देखा या नहीं देखा? ये तो जिन्होंने पकड़ा उनसे पूछे ना। आप पूछे, क्योंकि मैं तो कह रहा हूं, मैंने एक वीडियो देखी, मुझे तो इस वीडियो में एक 66 साल की 65 साल की खातून नजर आई, कोई बारूद नहीं नजर आया, 2 लोग। मेरे ख्याल में ये तो बनता है, ये आवाज तो आपको भी उठानी चाहिए। अगर नहीं था तो फिर सिर्फ उनकी ये डिटेंशंस की कंडेमनेशन बनती है, उनके रिलीज पे कोई डील की बात नहीं बनती। लेकिन आप देखें खान साहब, पिछले 2 दिन से जब सहाफ़ी भी उनसे मिल रहे हैं, पहले वो एक सख्त मौक़िफ़ डट कर और जो पैगाम देना चाहते थे वो देते थे। पिछले 2 दिन से वो सहाफ़ियों से भी उस तरीके से वो बात नहीं कर रहे हैं जो वो पहले किया करते थे। तो इस खामोशी को भी, और स्पेशली फिर जब बुशरा बीबी चली गई हैं, उधर पेशावर चली गई हैं, फिर कहा जा रहा है कि एक सेफ़ प्लेस भी है उनके लिए, तो सब ये एक प्लानिंग के तहत हुआ है। कैसे? देखें, सबसे पहले इमरान खान की बात करना ना करना मुझे क्या पता, आपको क्या पता? अभी तो 5 अगस्त 2023 से इमरान खान को देखा ही नहीं है। इतना खौफ है इमरान खान का। एक तस्वीर आई थी जब उनकी सुप्रीम कोर्ट में वीडियो पेशी हुई थी, काजी फाइज ईसा ने उसकी इंक्वायरी चलाई थी। तो मेरे ख्याल में इमरान खान क्या बयान दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे, ऑनेस्टली, और मैं ऑनेस्टली बात करता हूँ, इमरान खान का सख्त बयान आता था। सहाफ़ी तो वहाँ मौजूद होते हैं ना, जाहिर है वो सख्त बयान सहाफ़ियों के सामने देते हैं ना। सहाफ़ी होते हैं, वो क्या कहते हैं वो क्या नहीं कहते, मैं तो, मेरे से पूछे ना या आप बता दें। वी हैवंट सीन हिम। इमरान खान के सख्त बयान आते थे जब उनकी बीवी की मिस ट्रीटमेंट की रिपोर्ट्स आती थी, या जब कोई ज्यादती उनके वर्कर्स के साथ होती थी। जितनी ज्यादा ज्यादती होती थी उतना ज्यादा इमरान खान का सख्त बयान आया। वैसे इमरान खान का रवैया कुछ लोग समझे नहीं। इमरान खान वो पर्सनैलिटी है कि उनको आप धक्का नहीं दे सकते, उनको दबा नहीं सकते। फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान वो किसी से भी बात कर लेंगे। लेकिन इस मुल्क की आदत है कि हम सोचते ये है कि हम जिन सियासी लीडर्स का साइकिल में बाहर रहना जो है वो आया हो, कि उनको दबाना है, कि दे हैव टू प्ले बाय योर रूल्स रादर देन द कंट्रीज रूल्स, एंड दैट इज रॉन्ग। वो गलत है, बिल्कुल सरासर गलत। इमरान खान के बारे में जब हम अभी तनकीद करते हैं, जब वो जेल में है, तो हम विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं। लेकिन आप देखें ना, इमरान खान तो इसी चीज़ पर आपके खुद लोग बाहर आकर कहते हैं कि पार्टी में इतनी ज़्यादा धड़ेबंदियां हो चुकी हैं। इमरान खान साहब तो इस वजह से ही बहुत परेशान रहते हैं। कोई उनका कुछ पैगाम बाहर लेकर आता है, कोई उनका कुछ पैगाम बाहर लेकर आता है। एक बंदा कहता है जी मुझे ऑथोराइज़ किया है, जो बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं खान साहब से मिल के आऊँ। दूसरा कोई मिल के आता है, वो कहता है जी मैं ऑथोराइज हूँ, मैं जो बात कहूँगा वही हतमी होगी। आप लोगों की पार्टी में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन और धड़ेबंदी हो चुकी है कि समझ में नहीं आता, जो इमरान खान का बाहर आके नाम लेकर बात करता है, बंदा किसकी बात सुने।
हमारी पार्टी पे इतना ज्यादा जुल्म और इतनी ज्यादा ज्यादती भी हो चुकी है कि समझ नहीं आता कि और कितनी होगी, या ये भी समझ नहीं आता कि जो कर रहा है कि उसको ये क्यों नहीं समझ आ रहा कि अभी तक अगर इमरान खान की पॉपुलैरिटी 2.5 साल के बाद 0.01% नहीं कम हुई, तो मतलब लोग जो है वो उनका फैसला और है और आपका फैसला और। जो कंफ्यूजन की आप बात कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि कंफ्यूजन रही है, क्योंकि वर्कर्स को सच बोलना पड़ेगा, सपोर्टर्स को सच बोलना पड़ेगा, और ये नेचुरल है। बहुत से लोगों की नियत ठीक होगी, हो जाता है, इंसानी फितरत है, एक आध बंदे की शायद नियत भी ना ठीक हो, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। हमारा लीडर इमरान खान, ये इस पे किसी को कोई शक नहीं, कभी जो है वो कोई नहीं सोच सकता जो पार्टी का सेकंड टियर हो, थर्ड टियर हो, फोर्थ टियर हो, कि इमरान खान के अलावा कोई लीडर हो सकता। अब इसमें ये जरूर हो सकता है कि बीच में छोटा सा झटका यहाँ पे पड़ा, दचका वहां पे पड़ा, लेकिन मिशन एक है, और बल्कि मिशन सिर्फ इमरान खान का रिलीज नहीं है, अभी मिशन है पाकिस्तान में आईन और क्या मिशन है कि फवाद चौधरी साहब के भाई जो हैं वो पटिशन लेकर जाते हैं कि इमरान खान के साथ जो है वो अंदर बड़ी ज्यादतियां हो रही हैं। उसके बाद वो पार्टी के जो लीडर्स हैं बाहर जो हैं वो कह देते हैं नहीं आप तो कोई इमरान खान का केस नहीं लड़ेंगे। मतलब कि आप कह रहे हैं मिशन एक है, तो फिर तो पूरी पार्टी का मिशन एक हो जाना चाहिए ना। फवाद चौधरी साहब के भाई इस चीज़ पर आवाज़ अगर उठा रहे हैं कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है तो मैं तो पिटीशन लेके जाऊंगा, मैं तो दरखास्त दी है, लेकिन अगले ही दिन उनको मैसेज मिल जाता है पार्टी की तरफ से, भाई आप कौन होते हैं, आप तो आज के बाद यहाँ की लीगल टीम से ही फारिग हैं। अब वो उनसे बात करें, वो कहते हैं कि मुझे तो ये हक दिया है तहरीक बानी PTI ने, इमरान खान ने। तो बात यह है कि मिशन एक है, लेकिन सोच सबकी डिफरेंट क्यों है इस मिशन पर? पाकिस्तान की क्रिकेट टीम होती है, अगर पाकिस्तान में पूरा पाकिस्तान एक चीज पे एग्री करता है तो वो क्रिकेट पे, वहां पे PMLN और PTI का सपोर्टर भी जो है वो चाहता एक ही चीज है कि पाकिस्तान जीत जाए। पाकिस्तान टीम के अंदर उन 11 खिलाड़ियों में मिशन एक होता है, कभी कभी जो है वो ग्रुपिंग हो जाती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये इंसानी फितरत है। दिस इज अ गुड एग्जांपल। ये साबित करता है कि एंड में फिर कभी कभी वही पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप भी जीत जाती है, और वर्ल्ड कप जीतने वाला कप्तान जो है वो हमेशा इमरान खान ही होता है, और जो उसके बाद हर बात पे अब हर हालात को अब 92 से मत जोड़ा करें ना। 92 के हालात उस वक्त हर चीज को आप उससे जोड़कर नहीं कर सकते। 92 के बाद हम कोई वर्ल्ड कप जीते ही नहीं, एटलीस्ट जो वनडे वर्ल्ड कप, और जो जीते हैं वो कैप्टन दोनों कहते थे कि हमारा जो आइडियल है वो इमरान खान। चलें, खेल और सियासत में फर्क होता है। जोड़ना इसलिए जरूरी है कि हुकूमत ने और PCB ने जो है वो इमरान खान को 92 वर्ल्ड कप से भी निकाल दिया। मेरे ख्याल में जब आपको PTV पे अभी 92 वर्ल्ड कप की झलकियां नजर आएंगी तो आखिरी ओवर में बॉलर जो है वो नहीं नजर आएगा, बॉल जो है वो इनविजिबल कोई बंदा होगा वो कर रहा होगा। सही। तो अब जो गंडापुर साहब एक बार फिर से कहते हैं कि सर पर कफन बांध कर निकलेंगे, अब ये किसकी पॉलिसी है? ये भी कोई खान साहब की पॉलिसी है क्या? वाकई खान साहब नाराज हैं कि जब तक अब आप लोग सर पर कफन बांध कर नहीं निकलेंगे, जब तक आप लोग सख्त किस्म का मुल्की एहतजाज नहीं करेंगे, जब तक आप लोग सड़कें ब्लॉक नहीं करेंगे, इस हुकूमत का जीना हराम नहीं करेंगे, मैं बाहर नहीं आ सकता। अब ये किसकी पॉलिसी है? डी चौक पर भी धरना देना था, एहतजाज करना था, अगर वो इमरान खान की पॉलिसी थी तो उसको कॉल आउट क्यों किया गया? फिर खान एकदम गंडापुर साहब क्यों गायब हो गए? देखिए, पहली चीज ये कि मेरा जो ख्याल है, बाकी आप अली से इंटरव्यू कर ले, लेकिन जो मुझे मतलब मिला वो तो ये कि हमने पीछे नहीं हटना। ठीक है, किश्तियां हम इस स्ट्रगल में जीत के लिए जला गए, पहली बात। दूसरी बात ये कि PTI पुरअमन जमात थी, है, रहेगी। ये इमरान खान की 30 साला तहरीक है। अब ये खुद ही आप अंदाजा लगा लें कि पिछले 2 साल में कितनी तोड़फोड़ PTI ने की है, कितने लोगों को इलीगली अरेस्ट हमारी PDM की या इंटरिम या अभी PMLN की हुकूमतों ने किया है, कितने घरों में इलीगली पुलिस एंटर हुई है, कितनी जो है वो इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस
बलोचिस्तान और फाटा को छोड़े, इस्लामाबाद और ठीक है, लेकिन क्या दोबारा एक तरफ आप लोग कहते हैं कि हम लोग चाहते हैं खून खराबा ना हो, हम लोग चाहते हैं कि किसी को नुकसान ना पहुंचे, हम लोग इस मुल्क के लिए निकल रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी की जान और माल को कोई नुकसान हो। दूसरी तरफ आप लोग ऐसी बातें करते हैं कि सर पर कफन बांध कर निकलेंगे, और आप वो शायद आपके भी नॉलेज में हो, जो अब नया तरमीमी बिल इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट का जो आ रहा है, उसको कोई अपने साथ जोड़कर कोई देखते हैं या नहीं देखते? आप लोग करने क्या जा रहे हैं ये लोग? मुझे ये बता दें, मैंने तो अपने जो है वो पीसफुल क्रेडेंशियल्स बता दिए, लेकिन मुझे ये बता दे कि क्या कानून का सहारा ले कि जब डिसीजन हमारे हक में होता है तो हुकूमत तो कहती है कि मैं सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानूं, और जल्दी जल्दी से पूरे आईन को तरमीम कर देती। तो मुझे आप बता दें हम क्या करें? तो आप भी तो मौलाना साहब के साथ जाके अग्री करते हैं जनाब, मौलाना साहब की तारीफें करते हैं, मौलाना के किरदार की तारीफें करते हैं, आप लोग अग्री करते हैं, आप लोग उस कमेटी में शामिल थे, आप लोगों ने अगर कोई तजवीज़ नहीं दी, आप लोगों को तो या तो तजवीज़ देनी चाहिए थी, तजवीज़ आप लोग देते नहीं है, फिर तरमीम मंजूर नहीं है, लेकिन जो चीफ जस्टिस साहब आ गए या अफरीदी साहब, वो तो मंजूर हैं आप लोगों को। ज़ाहिर है जिस प्रोसेस को आप मान नहीं रहे हैं उस प्रोसेस के थ्रू आए ना या अफरीदी साहब, कोई ऊपर से तो नहीं आ गए। नहीं, अगर वैसे डिबेट फॉर द सेक ऑफ डिबेट करनी है तो वो ठीक है, लेकिन इसमें हर सवाल का जवाब। मौलाना साहब हमारे पॉलिटिकल मुखालिफ हैं, उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में एक पॉजिटिव रोल अदा किया, उनकी तारीफ उस पर बनती है, क्यों ना बने। इसके अलावा भी 26वीं आईनी तरमीम होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। अगर आप JUIF के अपनी लीडरशिप से कहें, उन्होंने कहा कि हमने एक इंतहाई तल्ख और शर्मनाक अमेंडमेंट में से जो सबसे ज्यादा जहर था वो हटा दिया। लेकिन हकीकत यह है कि आज पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां बेंचेस की सिलेक्शन में हुकूमत और हुकूमती मिनिस्टर्स का हाल हो, जजेस के नहीं, बेंचेस की सिलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का फैसला जिसके सामने अटॉर्नी जनरल आएगा वो अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर करेंगे। मुझे बता दे दुनिया के कौन से मुल्क में ऐसे हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम जहां पे हमें पाकिस्तान का इंटरेस्ट लगे कि हम ये हाईलाइट करें सही कि इस प्रोसेस का हम हिस्सा नहीं बनेंगे, जैसे चीफ जस्टिस के सिलेक्शन के प्रोसेस का था। और उसका ये मतलब नहीं कि याया अफरीदी एक ऑनरेबल जज नहीं है, ऑनरेबल है, इसीलिए 27वीं अमेंडमेंट की बात हो रही है। सही। और वो इसलिए हो रही है कि जिस दिन जो भी जज इंसाफ करेगा अगले दिन ये हुकूमत नहीं रहेगी। ये एक 10 साल के बच्चे को पता है, तो पता नहीं टीवी एंकर्स क्यों ये बात ब्लंटली नहीं कर सकते। अब होता है नहीं होता, इस मुल्क में डंडे का कानून है, वो और बात है, लेकिन लेट्स कॉल स्पेड स्पेड। ये टीवी एंकर्स ही बताते थे, हम ही दिखाते थे कि आप लोग कैसे मौलाना की तारीफ़ें करते हैं, ये हम ही दिखाते थे, बताते थे कि मौलाना साहब के किरदार की तारीफ़ें इमरान खान साहब ने भी की हैं, ये हम ही थे, ये हम ही बताते थे, ये आप लोग ही थे जो कहते थे कि मौलाना का जो किरदार है ये बिल्कुल ठीक है, मौलाना का जो मुसव्विद है हम उसको मानते हैं। ये एंकर्स ही बताते थे, ये हम लोग ही बताते थे। वो अलग बात है कि आप लोग अब करके भी मानना नहीं चाहते हैं, अप टू यू, वो आप लोगों की मर्जी है। मैंने तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया जो मौलाना का किरदार था उस अमेंडमेंट में से। क्या आप बता दें, आप मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो बगैर पूछे किसी पे भी लग सके, ऐसे सोसाइटी में आप रहना चाहती हैं? मैं तो नहीं रहना चाहता। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद ठीक है, लेकिन उसके बावजूद नहीं रहना चाहती तो ठीक है, अगर ये चीज मौलाना साहब निकाल दी तो इसका क्रेडिट उनको ना दें, ठीक है, लेकिन मैं ऐसी तरमीम को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूं, ठीक है, जहां पे जो हमारी जुडिशियल इंडिपेंडेंस है वो सियासतदानों के हाथ में लग जाए। हमारी तारीख बताती है कि ये काम नहीं करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तैमूर सलीम झगड़ा साहब, इंसाफ के सीनियर रहनुमा मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद
बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तानी कानून में बहुत से ऐसे जराइम हैं जिनकी सज़ा महज 6 महीने कैद से ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये क्या पाकिस्तान में ही हुकूमत एक ऐसा कानून बनाने जा रही है जिसमें 6 महीनों तक मुलजिम को हिरासत में रखा जाएगा, फिर तफ्तीश की जाएगी और ट्रायल उसके बाद शुरू होगा। इस बिल को लेकर कौमी सलामती और अमन व अमान के लिए ख़तरा समझे जाने वाले मुलजमान को सिक्योरिटी फोर्सेज अब 3 महीने नहीं बल्कि 6 महीनों तक अपनी हिरासत में रख सकेंगी। यानी FIA हो, नैब हो, मिलिट्री हो या सिविल सिक्योरिटी एजेंसीज, वो किसी भी इल्ज़ाम में एक शहरी को गिरफ़्तार कर सकते हैं और 6 महीने तक तफ्तीश कर सकते हैं। और ये जो हिरासत है ये आइन के आर्टिकल 10A 10A के तहत होगी और इल्ज़ामात की जो तहकीकात है ये एक GIT करेगी। और इस GIT में पुलिस के सुपरिटेंडेंट, इंटेलिजेंस एजेंसी, सिविल आर्म फोर्सेस, मिलिट्री और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान शामिल होंगे। इस बिल के मुसव्वदे के मुताबिक किसी भी ऐसे शख्स को हिरासत में लिया जा सकेगा जिस पर रियासत के खिलाफ उकसाने समेत टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी जैसे इल्ज़ामात लगाए गए हों। माकूल शिकायत और मुसद्दका इत्तला पर भी मुलजिम के खिलाफ यह कानून हरकत में आ सकता है। इससे पहले पाकिस्तान में पुलिस को तफ्तीश के लिए 14 रोज़ दिए जाते हैं, जबकि वफाकी सिक्योरिटी एजेंसीज को 90 दिन दिए जाते हैं। ये 90 दिन भी हमें याद है 2014 में उस वक्त दिए जाने का फैसला हुआ था जब एक बड़ी कार्रवाई हुई थी, दहशतगर्दी की APS का वाक़या हुआ था, जब मुल्क में दहशतगर्दी की वारदातों को रोकना एक नागुज़ीर हो चुका था। इस पर उस कानून के ख़िलाफ़ उस वक्त भी इंसानी हुकूक़ की आवाज़ें जो थी, बहुत सी आवाज़ें उठीं, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स के साथ साथ दहशतगर्दी के वारदातों में कोई इस कानून के ख़िलाफ़ जो है वो मौसर आवाज़ नहीं उठा सका। इस कानून की मुद्दत 2 साल फ़िक्स की गई थी जो 2016 में ख़त्म हो गई, लेकिन फिर 2020 में ऐसा ही एक कानून जो था वो दोबारा लाया गया था जिसमें 90 रोज़ की हिरासत को तो नहीं छेड़ा गया, लेकिन खुसूसी अदालत के फ़ैसलों को बड़ी अदालत में चैलेंज करने का हक़ ज़रूर दिया गया था। तो इसको जो है इस पर तनकीद भी हो रही है, तहरीक इंसाफ भी इस पर तनकीद कर रही है, ख़ासकर जो तहरीक इंसाफ के साथ पिछले 2 सालों में हो रहा है उसको उनकी सिचुएशन से भी जोड़ा जा रहा है कि कैसे क्या ये स्पेसिफ़िकली एक जमात को मज़ीद कमज़ोर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए लाया जाएगा। इसी पर मैं बात करूँगी। माहिर कानून हाफिज़ एहसान अहमद साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपका। हाफिज़ साहब, क्या इस किस्म के सख्त कानून की मौजूदा हालात में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़िया, एक तो ये देखें कि पाकिस्तान का जो एंटी टेररिज्म लॉ है ये स्पेसिफिकली डील करता है आपके हीनियस ऑफेंसेस के अंदर, और या उसके बाद ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो रियासत के खिलाफ लोग लड़ते हैं, खड़े होते हैं और जो सोसाइटी के अंदर जो है एक ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं कि जिनके लिए आपका एक स्पेशल लॉ 97 के अंदर 97 एक्ट की सूरत में मौजूद है। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के अंदर चले जाते हैं और फिर आपके खिलाफ कोई एविडेंस आ जाती है तो फिर आपका एक ट्रायल जो है वो प्रोसेस शुरू हो जाता है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको रिलीज कर दिया जाता है। और आर्टिकल 10 लेकिन मसला ये नहीं है, एविडेंस आना बात की बात है, इसमें बदलाव क्या है, इसमें चेंज क्या है, इसमें खतरनाक चीज क्या है? वो ये है कि 180 दिन तक रखना है, तफ्तीश करनी है, उसके बाद ट्रायल होगा। जो सबसे बड़े आपके सिविल लिबर्टीज है उनका नेशनल ऑथराइजेशन जो लॉ है डिफेंस का, उसके अंदर अनलिमिटेड इंडेफिनिट पीरियड के लिए आपको डिटेन किया जा सकता है। जो बाहर की आप मिसालें दे रहे हैं कि बाहर ये इस तरह के सख्त कवानीन हैं, तो बाहर कहीं मुझे कोई एक ऐसी मिसाल भी दे दें कि कोई पार्टी प्रोटेस्ट के लिए निकली हो, उस पार्टी के लोगों को पकड़ के तो दहशतगर्दी की एक्ट, यहाँ दहशतगर्दी की एक्ट लगाना तो मजाक है, वहाँ बताए ना कोई प्रोटेस्ट के लिए निकले आप उस पर दहशतगर्दी की दफात लगा दें, उन्हें जो है वो साल के लिए अंदर बंद कर दें, बताएं ना, वो भी तो एग्जांपल्स दिया करें। एक तो ये है कि एंटी टेररिज्म लॉ की मिस एप्लीकेशन नहीं आनी चाहिए और ये पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। Who will decide? ये कौन डिसाइड करेगा? यहाँ नैब को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता रहा कि आखिरकार अदालतों को कहना पड़ा कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा, तो हु विल डिसाइड, कौन डिसाइड करेगा कि ये किसी सियासी जमात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रहा? बेहतर ये ट्रांसपेरेंट करना है तो इश्यूज आएंगे नहीं। अब ये जो अमेंडमेंट आपके लिए 90 डेज की बजाय 180 डेज के लिए आई है, ये बुनियादी तौर पे ये है कि जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स है उनके लिए ये आई है। अब एंटी स्टेट एलिमेंट्स को जो है वो एट पार करते हुए आप रेगुलर सिटीजन
या रेगुलर प्रोटेस्ट के अंदर जाके आप ये कहें कि ये लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ बेनजीर भुट्टो को सिक्योरिटी थ्रेट जो है ना वो कहा गया कि ये हम सिक्योरिटी के लिए चैलेंज है, ये थ्रेट है सिक्योरिटी। यहाँ पीटीआई को भी ये कहा जा रहा है, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं देखिए ना, देखिए आप देखें कि एक सवाल आपने किया और वो आपने किया एंटी टेररिज्म लॉ का। अब बेनजीर भुट्टो साहिबा की सिक्योरिटी एक सेपरेट इशू है, उसका इससे तो ताल्लुक ही कोई नहीं है। सवाल ये है कि क्या दुनिया भर के अंदर एंटी टेररिज्म लॉ के अंदर डिटेंशन पीरियड है? बिल्कुल है। कितना पीरियड है? कई ममालिक के अंदर इंडेफिनिट है, कई ममालिक की मैंने आपको एग्जांपल्स दी है कि 20 साल, जिसको आप सिंगापुर कहते हैं कि एक बड़ा एडवांस कंट्री है, या आपका टर्की जिस पे आप रिलाई करते हैं 7 साल उसके अंदर है, या आपके नेबरिंग कंट्रीज है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर कुर्सी पर कौन बैठने जा रहा है, कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप? ये फैसला 3 दिन बाद हो जाएगा, यानी 5 नवंबर की रात अमरीकी अवाम अपना सदर चुनने जा रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका का वैसे तो कोई मुकाबला नहीं, लेकिन मौजूदा हालात को देखें तो दिन और रात एक जैसे लग रहे हैं, किरदार एक जैसे लग रहे हैं, बल्कि मुस्तकबिल के खदशात भी एक जैसे लग रहे हैं। अमेरिका में बढ़ती पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी पाकिस्तान जैसी लगती है। पाकिस्तान की तरह वहाँ भी सियासी मुखालफत जो है वो लगता है सियासी दुश्मनी का रूप धार चुकी है। सदारती इलेक्शन से पहले ही इंतखाबी नताइज की शफाफियत पर सवालिया निशान लग गया है। अमेरिका की कई रियासतों में अर्ली वोटिंग के दौरान पोलिंग बूथ और बैलेट पेपर्स पर हमले हो रहे हैं। खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सदारती दौड़ ना जीत सके तो वो एक बार इस हार को, इलेक्शन नताइज को मुस्तरद कर सकते हैं, जिससे मुल्क में ज़ाहिर एक सियासी अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ जाएगा। क्योंकि 4 साल पहले हमने देखा जब बाइडन ने ट्रंप को हराया था तो ट्रंप के हामियों ने कैपिटल हिल पर दावा बोला था। इस वाक़े को अमेरिका का 9 मई कहा जाता है। इस वाक़े को लेकर ये तासुर आम है कि अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि ट्रंप दोबारा वाइट हाउस का कंट्रोल संभाले। जैसे 8 फरवरी के इलेक्शन के नताइज को लेकर आज तक इल्ज़ाम है कि इमरान खान का रास्ता रोका गया, वैसे ही ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी भी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा करती है, वो नाराज़ है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी मुकदमात की एक लंबी फहरिस्त है। जैसे इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान में मुकदमात हैं, जैसे इमरान खान पर वज़ीराबाद में कातिलाना हमला हुआ, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पर भी इंतखाबी रैलियों पर कातिलाना हमले हो चुके हैं। हमले के बाद ज़ख्मी टांग के साथ कंटेनर से इमरान खान का हाथ हिलाते हुए निकलना अगर पाकिस्तानी अवाम को याद है तो कान पर गोली लगने के बाद ट्रंप का मुक्का लहराना भी अमरीकी अवाम नहीं भूले। मकबूलियत और हालात और वाक़यात को देख कर अगर ये कहा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप अमरीका का इमरान खान है और इमरान खान पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप है तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। अमेरिका से जो इलेक्शन सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें भी ट्रंप अपनी हरीफ कमला हैरिस से आगे नज़र आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी से डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर अपने सियासी मुखालिफिन को डराना शुरू कर दिया है कि जैसे ही ट्रंप आएगा, ट्रंप के आते ही खान भी अडयाला जेल से बाहर आएगा। न सिर्फ इमरान खान बाहर आएगा बल्कि हुकाम को पिछले 2.5 सालों में पीटीआई के साथ किया गया जो सलूक है उसका भी हिसाब किताब देना पड़ेगा। ये हकीकत किसी से ढकी छुपी नहीं है कि अमेरिका का हमेशा पाकिस्तान के फैसलों में एक अहम, एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। इंटरफेरेंस कहें तो वो भी गलत नहीं होगा, इंटरफेरेंस रही है इन अदर वर्ड्स। लेकिन सवाल ये है कि जो उम्मीदें तहरीक इंसाफ लगाए बैठी है क्या वो ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक हैं? क्या कोई अमरीकी सदर इस हद तक किसी दूसरे मुल्क के मामलात में इंटरफेरेंस कर सकता है? कल जब साजिद तारिर साहब रिपब्लिकन के रहनुमा हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल थे, उन्होंने इन सब बातों की तरदीद की और कहा कि ऐसा नहीं है कि अगर ट्रंप इक़्तिदार में आ जाते हैं तो इमरान खान बाहर आ जाएंगे। उनका कहना था कि ट्रंप के पास करने को और बहुत सारे जो हैं वो काम हैं,
गाज़ा का मसला है, अंदरूनी जो एक अमेरिका की पॉलिटिक्स है, अंदरूनी जो चैलेंजिंग है, ये इतने ज़्यादा हैं अमेरिका के अंदर कि ट्रंप की ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप की पहली जो प्रेफरेंस होगी वो यही होगा कि अमेरिकियों के लिए उन्होंने क्या करना है। तो साजिद तारड़ साहब ने तो कल इन सब बातों की तरदीद की। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डेमोक्रेट पार्टी के रहनुमा ताहिर जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर जावेद साहब, इससे पहले भी जब इंतखाबात हुए थे 4 साल पहले, तो आपने लम्हा बलम्हा हमें आप अपडेट करते रहते थे वहाँ की सारी सिचुएशन से, लेकिन इस बार कह रहे हैं कि रवायत से हटकर जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त मुकाबला होने जा रहा है रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स के दरमियान, ट्रंप के दरमियान, कामला हैरिस के दरमियान। क्या ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त जो है अब जैसे जैसे अब आखिरी मराहिल बहुत ज़्यादा, अब तो कुछ दिन रह गए हैं, अब ट्रंप को बर्तरी हासिल होती जा रही है डोनाल्ड ट्रंप को कामला हैरिस पर? देखिए, ये डिफरेंट किस्म के जो पोल्स हैं उसके ऊपर हमने पहले भी 2 इलेक्शंस में देखा कि ये पोल्स भी आगे पीछे होते रहते हैं और कुछ पोल्स में कामला हैरिस की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। जैसे सबसे बड़ी स्विंग स्टेट जो है पेंसिल्वेनिया, उसके अंदर शी इज टेकिंग 19 के करीब जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसको। तो ये इतना क्लियर नहीं है। आई कैन कॉल इट अ टॉस अप इलेक्शन कि किसी भी तरफ जो है वो पांसा पलट सकता है। लेकिन मैं तो इससे भी आगे जाकर के आपको बताऊंगा कि ये इलेक्शन पहली दफा इस तरह होगा कि हर शख्स जो जहां पे भी बैठा है वो मुकम्मल तौर पे अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा। जिस तरह हमने पाकिस्तान, जैसे आप कंपैरिजन कर रही थी ना, जैसे पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने अपने मसल्स को शो किया और यूज किया और इलेक्शन कमीशन ने अपने मसल्स को शो किया और यूज किया, इस दफा पहली दफा अमेरिका के अंदर भी इसी तरह हर स्टेट, क्योंकि ये जो इलेक्शंस हैं इसकी अल्टीमेट अथॉरिटी स्टेट के ऊपर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बहुत कुछ करने वाला होता है। ट्रेडिशनली इन सारी चीज़ों का कभी भी अमल दखल नहीं हुआ और ये ट्रेडिशनल इलेक्शन होते थे और लोग आराम से, इवन दो एल गोर के इलेक्शन के अंदर ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को विड्रॉ नहीं, अपने चैलेंजेस को आगे नहीं लेकर के गए और इलेक्शन को रिजल्ट्स को मान के वो साइड पे हो गए। उस वक्त भी पावर का शो किया जा सकता था, लेकिन इस दफा जो एक सिचुएशन है, आपने खुद ही बोल दिया, पोलराइजेशन की इंतहा है। इसमें 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं और ये कोई जरूरी नहीं कि जो शख्स जो पॉपुलर वोट ले वही इलेक्टोरल कॉलेज वोट ले। नहीं, इट ऑल डिपेंड इलेक्टोरल कॉलेज, ये डिफरेंट मामला है अमेरिका का। जी एग्जैक्टली। अच्छा, अब इलेक्टोरल कॉलेज को हमने बड़ी दफा सुना है, लेकिन ये इतना क्लियर और इतना सिंपल नहीं है। इसके अंदर भी कोई फेडरल लॉ नहीं है कि जी सारे इलेक्टोरल कॉलेज जो हैं वो विनर की तरफ जाएंगे या जो बंदा स्टेट को विन करेगा उसी की तरफ। तकरीबन 38 के करीब जो स्टेट्स हैं उनका अपना लॉ है, उनका स्टेट लॉ है जो कहता है कि विनर विल टेक इट ऑल। अब उन 38 स्टेट्स के निकलने के बाद हर जगह पे एक अलग सिचुएशन है जिसके अंदर कोई कानून नहीं है, जिसके अंदर कोई स्टेट का कानून नहीं है कि किस तरह ये स्प्लिट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज होगा, यार वो सीधे का सीधा एक ही बंदा ले जाएगा। लेकिन इनसे बड़ा फड्डा जो पड़ने वाला है ना, वो है उन 2 स्टेटों का जिनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जी वो ये 2 स्टेट है, नेब्रास्का और मेन। एक के नेब्रास्का के 5 वोट हैं और मेन के 4 वोट हैं। उन्होंने अपना, उनका लॉ ये कहता है कि जी 2-2 फेडरल जो सेनेटर्स के इलेक्टोरल कॉलेज है वो तो ठीक है, विनर ले जाएगा, लेकिन 3 और 2 जो बाकी बचते हैं उनको वो जो उस जो अपने, ये तो सारी सिचुएशन बात की आती है ना। मुझे एक चीज का जवाब दें, डू यू रियली थिंक कि अमरीकी तैयार हैं कि इस तारीख को भी बदलने के लिए? मुझे अच्छे तरीके से याद है 2016 का जब इलेक्शन हुआ था, मैं खुद अमेरिका में मौजूद थी, मैंने वो इलेक्शन कवर किया था जब हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने थे। तो बहुत ज़्यादा सर्वेस कह रहे थे हिलरी क्लिंटन जो है वो आगे हैं, हम भी वहाँ ये रिपोर्ट कर रहे थे क्योंकि हर दूसरी जो राय थी वो हिलरी क्लिंटन के हक में थी। लेकिन जब रिजल्ट आए तो बिल्कुल पांसा ही पलट गया। तो बाद में ये तज्जिए तबसरे हुए कि अमेरिका में कभी ऐसे हुआ नहीं है कि किसी खातून को अमरीकी अवाम ने सदर चुना हो, अगर हो तो ये तारीख होगी। तो क्या अमरीकी अवाम वाकई में ये तारीख बदल सकते हैं? ऐसी सोच है किसी खातून को अमरीकी सदर चुना जाए? ये देखें, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। आप उस इलेक्शन का रिजल्ट देख लें तो पॉपुलर वोट मेरे ख्याल को 2 मिलियन के करीब ज्यादा वोट था हिलरी क्लिंटन का ट्रंप से। तो
जो पब्लिक थी उसने तो निकल के एक औरत को वोट दे दिया था, और अगर वो पॉपुलर वोट की बेस पे होती तो शी वुड हैव बीन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। लेकिन क्योंकि ये टेक्निकलिटी इलेक्टोरल कॉलेज के ऊपर होती है, तो जिसके ऊपर जो अवाम का वोट जो है ना, वो किसी हद तक उसका रोल इसमें काफी कम होता है। लोग तैयार हैं, यस लोग तैयार हैं, लोगों ने तो 16 के अंदर बता दिया था कि वो औरत को वोट दे देंगे। इस दफा भी औरत को वोट पड़ने के चांसेस है, और इस दफा ज्यादा चांसेस है उसके लिए जो उस इलेक्शन के बाद औरतों से उनके जो चॉइस जो था प्रो लाइफ का जो चॉइस था, जो प्रो चॉइस जो था, जो रो वर्सेस वेड के ऊपर जो उनके रिप्रोडक्शन ऑफ द लाइफ जो थी, उनका राइट उनसे वापस ले लिया गया। ये बहुत बड़ी एक अगेन अब खातून को चुनना है, लेकिन उसके पीछे जाहिर है अमेरिकी अवाम ने स्ट्रैटेजीज भी देखनी है, पॉलिसीज भी देखनी है। अमेरिका के अंदर इस वक्त गाजा को लेकर और जो एक सोच है, या अमेरिका के अपने अंदर जो डिवीजन है कि गाजा में जो वहाँ के लोगों के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो आपको नहीं लगता ये जो पॉलिसी है ये डेमोक्रेट्स को इफेक्ट करेगी? किसी हद तक ये इफेक्ट कर भी रही है, और ये ऐसा नहीं है कि इसका बहुत बड़ा कोई गजा के अंदर वार का जो सिचुएशन है उसके अंदर बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए, जिन लोगों ने इलेक्शंस के अंदर वार के लिए अपने यानी आवाजें उठाई थी, वो अपना प्राइमरी इलेक्शन उसमें से 2 लोग कोरी बुश और जमाल बोमन अपने प्राइमरी इलेक्शंस हार चुके हैं। तो ये वार का इफेक्ट जरूर है, लेकिन इसके इफेक्ट के अंदर आप इतना बड़ा चेंज, सिर्फ एक मिशिगन स्टेट है जिसमें मुसलमानों का वोट जो है वो किसी हद तक मैटर करता है, अदर देन ये किसी जगह पे इस लेवल तक ये चेंज नहीं लाएगा कि ये कामला हैरिस को मुकम्मल तौर पे एक यानी उसको हटाने वाला को मामला बन जाए। इसके अंदर लोगों को आज ये भी देखें, एट द सेम टाइम वो हम ये भी जानती है कि ट्रंप ने रशिया के साथ जो अंडरग्राउंड मायदे किए थे, जो बहुत सारे उनके लवी डवी चल रही थी, वो आज भी बहुत बड़ी एक हेट रशिया के खिलाफ मौजूद है जो लोग आज भी नहीं भूलेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। चलिए, इसका अगर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जो ट्रंप पर हमले हुए, आपको पता है पाकिस्तान में तो ऐसा होता है कि यहाँ पर सिंपैथी वोट मैटर करता है। इसकी बहुत बड़ी मिसाल 2007 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, उसके बाद 2008 का रिजल्ट हम सबके सामने है। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई, फिर पिछले कुछ अरसे जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है उसका रिजल्ट भी हमने देखा 8 फरवरी को। जो कुछ है वो एक अलग बात है कि चीज़ें किस तरीके से मैनिपुलेट हुई। तो अमेरिका में सिंपैथी वोट किस हद तक मैटर करता है? साजिद तारड़ साहब तो कल मेरे प्रोग्राम में थे, वो कहते हैं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। ट्रंप को वोट मिलेगा, सिंपैथी वोट जरूर मिलेगा जो हमले हुए हैं ट्रंप पर। मेरा इसके ऊपर 100% यानी आई डोंट एग्री विद हिम कि एक तो देखें, ये जो कोई रिकॉर्ड आज तक इनका मौजूद नहीं है, इन्होंने रिलीज नहीं किया। अगर इतना इनके कान के ऊपर कोई चीज लगी थी और वहां से ब्लड निकला था और उसके ऊपर ये पट्टी लगा के कई दिन घूमते रहे हैं, तो फिर उसके सारे रिकॉर्ड रिलीज क्यों नहीं किए गए? अगर उनको सिम्पैथी वोट लेना, सिम्पैथी वोट सिर्फ और सिर्फ ये एक ड्रामा करके नहीं मिलता। लोग ये भी समझते हैं कि अब लगा किसी ने कान पे रंग डाल दिया, किसी ने कान पे रंग डाल दिया और खून बहना शुरू हो गया। रिगार्डलेस क्या हुआ, क्यों छुपाया जा रहा है? आया वो जब गए हैं हॉस्पिटल गए हैं तो उसके रिकॉर्ड को उन्होंने रिलीज करने से क्यों रोका हुआ है? ये बहुत बड़ा एक सवाल है और सारी दुनिया इसके ऊपर एक रखती है कि उन्होंने इस चीज को, अगर कुछ हुआ है तो फिर ले ना, रिकॉर्ड बाहर लाएं और सिम्पैथी का वोट लें। यहाँ तो हमें पता ही नहीं है कि हुआ क्या है, हमें ये भी नहीं पता कि वो बंदा इनका प्लांट किया हुआ था या वो खुद आया था। तो ये सारी चीजें जो है ना बड़ी वेग सी हैं कि ये चीजें जो अमेरिकी अवाम इसको रिजल्ट को मानने के लिए तब तैयार होगी जब उनको सारा रिकॉर्ड दिया जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये सिम्पैथी वोट मैटर करेगा। हाँ, ये जरूर है कि वन मोर टाइम ट्रंप ने अपना वही हेट कार्ड खेलने के बाद वन मोर टाइम ये जो अपने उन एरियाज के अंदर जिसमें प्रेजुडिस किस्म के लोग बैठे होते हैं कि ये एक नॉट जस्ट औरत आ रही है और ब्लैक औरत आ रही है, तो इन चीजों को वो विद इन द कम्युनिटी जो इनके टारगेट वोटर्स हैं उनको एक अपने हिडन लाइंस के इस चीज से फर्क पड़ेगा कि ब्लैक औरत आ रही है। बराक ओबामा प्रेसिडेंट रहे हैं, वो सबके सामने है। मेरा नहीं ख्याल ये चीज मैटर करती है ना, आई डोंट थिंक सो इधर। लेकिन कोशिश उनकी किसी हद तक वापस उसी हेट को वापस लाना और उन्हीं लोगों को जो अनएजुकेटेड, जो कंट्री साइड के ऊपर लोग हेट को मानते हैं, जो इमिग्रेंट्स के खिलाफ चीज़ों को मानते हैं, उनको आज भी उन्हीं चीज़ों को उछालने की कोशिश कर रहे हैं। बैक टू द सेम थिंग, वही झूठ बोल रहे हैं बार बार जो उन्होंने पिछली दफ़ा बोले थे कि जी मैं आने के बाद कोल माइंस को खोल दूंगा, और मैं बहुत सारे वादे किए थे जिसमें से सिर्फ और सिर्फ एक सिंबॉलिक दीवार बनाने के अलावा। अच्छा
ताहिर साहब, अब अमरीकी इलेक्शंस को यहाँ पर तहरीक इंसाफ अपने साथ भी बहुत ज़्यादा जोड़ रही है। वो डोनाल्ड ट्रंप के आने से, जीतने से, इमरान खान की रिहाई, इससे बहुत ज़्यादा जोड़ रहे हैं। लेकिन ये भी आपको भी याद है, हमें भी याद है कि जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई अदम एतमाद के ज़रिए, वोटिंग के ज़रिए, तो सारा इल्ज़ाम अमेरिका पर लगाया गया था। वो एक अलग बात है कि बाद में इमरान खान साहब ने बड़ी अपनी स्टेटमेंट्स बदली थी। तो क्या ये चीज़ भी मैटर करती है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर आ जाते हैं तो इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकेगी? क्या ऐसी कोई सोच है वहाँ पे? देखें, डोनाल्ड ट्रंप अगर इलेक्शन जीतते हैं, जीतने के बाद अगर वो महसूस करते हैं और एक कोई ऐसी कॉल करके, तो पाकिस्तान इज अ सॉवरेन कंट्री। पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के अंदर कोई प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद ऑर्डर लगाएगा। पहली तो इस चीज को नेगेट कर देना कि ये इसका कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। रिक्वेस्ट की जा सकती है, लेकिन वो भी मैं समझता हूँ कि इसके चांसेस बहुत कम है। बिल क्लिंटन साहब ने भी जब उनके इक़्तिदार खत्म होने वाला था, जनवरी में उनका वो खत्म होना था, उधर से भी एक कॉल आई थी, नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे, ये तारीख का हिस्सा है। नहीं आई होगी, लेकिन हम इस वक्त जहां पे खड़े हैं, मैं समझता हूँ कि वो रिक्वेस्ट, वो भी उस वक्त एक रिक्वेस्ट ही होगी, वो ऑर्डर नहीं होगा। पहली बात तो ये क्लियर कर लेने का ऑर्डर नहीं आ सकता। दूसरी चीज जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये ट्रंप की कोई स्टेटमेंट तो बता देना। अगर उन्होंने इतना सच्चा वादा इनसे कर लिया है तो एक स्टेटमेंट दिखाए ना कि जो ट्रंप ने बोला है, ये उसकी स्टेटमेंट है, ये वो बयान कर रहा है, उसकी कोई वीडियो क्लिप दिखा दें कि वो आएगा। और ये एक एल्यूजन है जो पीटीआई क्रिएट कर रही है। ये ऑन रिकॉर्ड तो जाहिर है, ये बातें सामने तो नहीं लाई जाती है ना। तो ये एक तो लॉबिंग होती है, ये एक सारी पॉलिसी बनाई जाती है। और ये बात तो सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली से इमरान खान के अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, चाहे वो जुल्फी बुखारी के वाया हों, ताल्लुकात तो रहे हैं, इससे कोई इनकारी नहीं है। देखें, मेरा नहीं ख्याल कि कोई, अब आपको मैं सादी बात बताऊं कि जुल्फी बुखारी का कोई ऐसा रिलेशनशिप ट्रंप की फैमिली से था। हाँ, ये ज़रूर था कि जमाइमा गोल्ड स्मिथ का रिलेशनशिप था फैमिली के साथ किसी हद तक, जो, लेकिन उसके अंदर भी आप देखें ना कि ट्रंप ने जब इमरान खान साहब को रिसीव किया तो एक फ़ोटो, आप एक सेलिब्रिटी के साथ जैसे बात करके उनकी बीवी ने फ़ोटो, पाकिस्तान को टेंजिबल क्या मिला था उस वक्त? कुछ भी नहीं, जस्ट बातें हुई थी और एक बड़ा लंबा लगना डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। बताए ना उसका। चलो मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ कि उस लेटर आने के बाद पाकिस्तान में तब्दीली क्या आई है? मैं बताती हूँ क्या तब्दीली आई है। उल्टा यहाँ के लोगों ने भी खत लिख दिया है प्राइम मिनिस्टर को कि पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत है, क्योंकि इंग्लैंड में भी, बरतानिया से भी खत लिखे गए हैं अरकान पार्लियामेंट ने। तो पाकिस्तान ने, अरकान पार्लियामेंट ने उल्टा प्राइम मिनिस्टर को कह दिया कि ये हमारे मामलात में मुदाखलत है। ये तब्दीली आई है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक जो सिचुएशन जिससे मुझे किसी हद तक कोई एक तशवीश है, वो ये है कि इमरान खान का, पहली तो बात हुई है कि इमरान खान के बिहाफ पे किसी के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो जा करके कहीं पे कोई डील डन कर सके, कोई नहीं है। उन्होंने एक ऐसा क्रिएट किया हुआ माहौल कि जितने भी लोग बाहर फिर रहे हैं ना, उनके ऊपर कोई एक बंदा के ऊपर कोई अग्री नहीं है। लेकिन अगर चले फर्स्ट मान ले कि ऐसा हो जाएगा, तो जो डोनाल्ड ट्रंप का चाइना के खिलाफ एक हेट का रवैया था, शायद अगर कोई डील होती है तो वो पाकिस्तान में सी पैक को वन मोर टाइम रोल बैक करने की डील की जा सकती है डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्री हैंड, लेकिन वो पाकिस्तान के हक में बिल्कुल बेहतर नहीं होगा। मैं ये जो किसी हद तक स्ट्रेच करने के बाद अगर सोचता हूँ ना, तो शायद इस तरह की कोई चीज सामने आ सके। अदर देन दैट आई डोंट सी एनी रीजन के व्हाई ही वुड पिक अप अ फोन एंड कॉल एंड व्हाई वुड ही टेक दैट मच इंटरेस्ट इन पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर जावेद साहब, डेमोक्रेट पार्टी के रहनुमा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।